नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वह है D9 चार्ट, या जिसे हम नवामसा चार्ट भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि नवामसा कहते किसे हैं और यह इतना ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में इतना क्यों महत्वपूर्ण है। नवामसा हमारे 9th हाउस का डिविजनल चार्ट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर हाउस 30 डिग्री का होता है, तो 9th हाउस का जब हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं और प्लैनेट्स को अकॉर्डिंगली हम उनका जो भी डिग्री आती है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन देते हैं और उससे जो चार्ट निकल कर आता है वह हमारा नवामसा चार्ट बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि नवामसा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो नवामसा हमारे 9th हाउस का डिविजनल चार्ट है और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9th हाउस को हम हाउस ऑफ धर्म, फॉर्चून, लक इन सभी नामों से जानते हैं। तो डेफिनेटली 9th हाउस का जब ये डिविजनल चार्ट है तो ये हमारे लाइफ के पर्पस ऑफ लाइफ, या ऐसे कह सकते हो आप, पर्पस ऑफ लाइफ को बताता है। 9th जब हम नवामसा को देख करके हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं, मेरा यह कहने का तात्पर्य है यहाँ, और इसीलिए इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। वैसे तो कुछ लोग इस नवामसा चार्ट को मेनली शादी के लिए ही देखते हैं या शादी के बाद की लाइफ के लिए देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। नवामसा आप अपने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों के लिए देख सकते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है और इससे जो हमें मेनली प्रेडिक्ट करने चाहिए, हाँ डेफिनेटली वह मैरिज है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि हमें नवामसा से किन किन चीज़ों का प्रेडिक्शन करना चाहिए। नवामसा चार्ट से हमें, नवामसा चार्ट या D9 चार्ट से हमें जो मेनली प्रेडिक्शन करना चाहिए वो है हमारा मैरिड लाइफ, हमारा स्पाउस, मैरिज के बाद हमारी लाइफ किस तरह से होने वाली है, फ्लो ऑफ इनकम, मल्टीपल रिलेशंस, डिवोर्स, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, करियर, इन सभी चीज़ों को हम नवामसा से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम जब शादी की बातें करते हैं और शादी के लिए जब हम हॉरोस्कोप की मैचिंग करते हैं लड़का और लड़की का, तब हम डेफिनेटली उस समय नवामसा में जाकर ये देखते हैं कि लड़के का या लड़की का, जिसका भी जो भी आपका पार्टनर है, उसका नवामसा में मैरिड लाइफ किस तरह का है, और फिर हम यह डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हमें नवामसा से शादी के लिए देखना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि हम नवामसा से सिर्फ शादी के लिए देखते हैं। जैसा अभी आपको बताया कि हम ओवरऑल वेल्थ भी देखते हैं, हम फ्लो ऑफ मनी भी देखते हैं। तो इन सभी कारणों से भी नवामसा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि नवामसा से हमें किस तरह से प्रेडिक्शन करना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग सिर्फ नवामसा से, उनकी सोच है कि नवामसा से ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परंतु मेरे विचार से सिर्फ नवामसा से कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको जब भी प्रेडिक्शन करना है तो आपका जो लग्न चार्ट है और उसके साथ ही साथ आपको नवामसा चार्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ नवामसा से किसी भी डिसीज़न पे पहुंचना गलत होगा, क्योंकि हमारा जो लग्न चार्ट है, हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी या जो भी हमारे शास्त्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व पहले हमारे लग्न चार्ट को दिया गया है और देन हम नवामसा को कंसिडर करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको लग्न चार्ट देखना चाहिए और लग्न चार्ट के बाद हमें नवामसा देखना चाहिए। वैसे तो सबसे अच्छी विधि यही है कि आप जब भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपके पास नवामसा और लग्न चार्ट दोनों ओपन होने चाहिए। दोनों में अपने प्लैनेट्स की पोजीशन को देखकर ही आपको रिजल्ट पर जाना चाहिए। आप कितनी बार यह देखते होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे हॉरोस्कोप में सारी प्लैनेट्स काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है। तो अगर आप उनके चार्ट में डिटेल में जाएं और नवामसा में जाकर चेक करें, तब आपको मालूम होगा कि जो प्लैनेट्स उनके लग्न चार्ट में एग्जॉल्टेड थे वो आपके D9 चार्ट में जाकर डेबिलिटेटेड हो गए हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्लैनेट है, जो आपके ग्रह हैं, उनकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है
और उनको जिस तरह का रिज़ल्ट देना चाहिए वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं दे पाते, और शायद इसीलिए हमारा हॉरोस्कोप जिनका भी है वो वीक हो जाता है। इसलिए जब भी आप नवांशा से प्रेडिक्शन करते हैं तो दोनों को देख कर कीजिए। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है नवांशा से जब आप हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं तो वो यह है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा जो लग्न चार्ट का लग्नेश है वो नवांशा में कहाँ पर पोजीशन है। क्या वो अच्छे घर में है, क्या वो एग्जॉल्टेड साइन में है, या वो बुरी स्थिति में है, कहीं त्रिक स्थान में 6, 8, 12 जैसे घरों में बैठा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जातक को जिस तरह का रिज़ल्ट मिलना चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कि जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें नवांशा का जो लग्नेश बना है उसे भी देखना चाहिए। हमें नवांशा का लग्नेश हमारे नवांशा चार्ट में कहाँ है और साथ ही साथ वह D1 चार्ट आपके लग्न चार्ट में किधर है। इन दोनों के पोजीशन को देखकर ही रिज़ल्ट निकालना चाहिए कि ये इस प्लैनेट से हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वह है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जेमिनी में इसका नवांशा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो वहाँ पर 2 पॉइंट इन लोग रखते हैं, वो है आत्मकारक और आमत्य। आत्मकारक ग्रह प्लैनेट आपका और आमत्य कारक। अब ये आत्मकारक और आमत्य कारक क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। आपके चार्ट में जिस भी ग्रह को सबसे ज़्यादा डिग्री पर है, जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिग्री पर है वह आपका आत्मकारक ग्रह बनता है, प्लैनेट बनता है। और जो सेकंड हाईएस्ट जिसे भी डिग्री मिली है वह आपका आमत्य कारक प्लैनेट बनता है। आत्मा कारक हमारी सोच को बताता है, हम क्या सोचते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हम किस तरह का करना चाहते हैं। और आमात्य कारक उसके एक्सक्यूशन में आपको हेल्प करता है। हम उस काम को, मैंने सोचा, जैसे आत्मा कारक का काम है सोचने का, उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आमत्य कारक का काम है कि उस काम को कैसे करेगा वो डिसाइड करता है और उसको एक्सिक्यूट करता है, आपकी थॉट को कन्वर्ट करता है एक्शन में। इसलिए ये आत्मा कारक और आमत्य कारक ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें D9 चार्ट में आत्मा कारक और आमत्य कारक इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन को देखना चाहिए। अगर नवांशा में आत्मा कारक और आमत्य कारक ये दोनों प्लैनेट एक ही भाव में बैठे हों तो इसे राजयोग भी मानते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। ये सोचने वाली भी बात है कि अगर आपके सोच और आपका एक्सक्यूशन इस बीच में कोई थर्ड चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली जो सोचेंगे वही करेंगे। उसके बीच में आपको इफ्स एंड बट्स वाली पोजीशन नहीं आएगी। इसलिए आपको आत्मा कारक और आमात्य कारक इन दोनों ग्रहों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। ये हो गए कुछ सर्टेन थिंग्स। अब हम देखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि नवांशा चार्ट 30s के बाद ही एक्टिव होता है, परंतु अगर आप बृहद पराशरी होरा शास्त्र में पढ़ेंगे तो उनका यह मानना है कि ऐसा नहीं है कि 30s के बाद या मैरिज के बाद ही आपका नवांशा चार्ट एक्टिव होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में कोई, जैसे मरकरी होता है आपके इंटेलेक्ट का प्लैनेट माना जाता है, वह ये है उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, और वह सेम ही साइन में नवांशा में भी बैठा है और उच्च का है। तो ऐसे केस में आप जैसे ही आप चार्ट देखेंगे तो कह सकते हैं कि यह इंसान पढ़ने में, यह नेटिव पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, सोच इसकी अच्छी होगी, इसका दिमाग तेज होगा। लेकिन अब यहाँ यह क्वेश्चन है कि जिनका यह कहना है कि नवांशा 30s के बाद ही एक्टिव होता है, तो मैं वहाँ उन लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या उसका इंटेलेक्ट, ऐसे लोगों का इंटेलेक्ट 30s के बाद एक्टिव होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यह समझने की ज़रूरत है यहाँ कि नवांशा सिर्फ 30s के बाद ही एक्टिव नहीं होता। नवांशा में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम कंसल्ट करते हैं, मोस्टली उन चीज़ों का समय 30s के आसपास एज में आता है।
इसलिए भी शायद कुछ लोगों का यह मानना है कि हमें 30s के बाद देखना चाहिए या शादी के बाद देखना चाहिए। परंतु अगर आप इसको वाइडर सेंस में देखेंगे, अगर आप इसको बड़े स्तर पर देखना चाहें, तो फिर इसको आप हर स्टेज के साथ आप अपने क्वेरीज के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके और तब नवामसा को देखने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अब मान लीजिए कि जैसा कहना है कि 34 के बाद ही एक्टिव होता है, तो जिनकी शादी 20s में हो गई है, 22, 23, 24 में हो रही है, तो क्या उनके लिए 10 साल उनको वेट करना पड़ेगा अपने नवामसा के एक्टिव होने का? नहीं। इसलिए यह सोचना कि नवामसा का चार्ट 30s के बाद एक्टिव होगा, ये गलत है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि क्या हम नवामसा से सिर्फ शादी ही देखते हैं। मैंने अभी ही आपको बताया कि नहीं, फ्लो ऑफ मनी भी हम देख सकते हैं, हमारा कैरियर किस तरह का होगा हम ये देख सकते हैं। जैसा पहले भी आप जानते हो कि नवामसा में हमारे 9th हाउस का डिवीज़न है और 9th हाउस में यहाँ पर हम वीनस को इस हाउस का ओनर मान के चलते हैं, तो इसलिए वीनस का पोजीशन कहाँ पर है ये हमें देखना चाहिए। वीनस की स्थिति क्या है, क्योंकि वो आपको डिसाइड करता है कि आपका लाइफ किस तरह का होगा, कितना वो अच्छा होगा या आपको क्या सफरिंग्स है। T9 चार्ट में एक और चीज़ है कि आपको वीनस की पोजीशन भी ज़रूर चेक करनी चाहिए। वीनस और जुपिटर अगर अच्छी जगह में बैठे हों तो मैरिड लाइफ और उसके बाद होने वाली आपकी लाइफ, फैमिली लाइफ काफ़ी हैप्पी होती है, सुखमय होती है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया और यह समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप नवामसा से आपको किसी चीज़ का चेक करना है या प्रेडिक्शन करना है, तो पहले आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पहले जैसे आप यह देख लीजिए कि आत्माकारक प्लैनेट किधर है, आमत्यकारक प्लैनेट किधर है, फिर आपका लग्नेश D1 का लग्नेश यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या है, आपके नवामसा का लग्नेश कहाँ पर पोजीशन है, वो किस एलिमेंट में है, फायर में है, वाटर में है, क्योंकि यहाँ पर राशि और एलिमेंट इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसा आप जान रहे हैं कि यह डिविजनल चार्ट है, आपके एक हाउस का माइन्यूट डिवीज़न है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखने की ज़रूरत है और तब अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो ज़्यादा सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वरना अब कितनी बार होता है कि आपने एक चीज़ देख लिया कि प्लैनेट्स कहाँ है और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन दे देते हैं, वहाँ पर आकर आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अगर उसे आप अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन हो, आपका जो प्रेडिक्शन हो ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये मैंने नवामसा का एक पार्ट बताया जो कि आपको नवामसा से प्रेडिक्शन करने के पहले देखना चाहिए। नवामसा से प्रेडिक्शन करने के पहले आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्गोत्तम प्लैनेट, भाव वर्गोत्तम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, एक वीडियो में इन सभी चीज़ों को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम अपने इसके पार्ट 2 में और इसके डिटेल्स में बातें करेंगे कि भाव वर्गोत्तम क्या होता है, वर्गोत्तम प्लैनेट क्या होता है, राशि वर्गोत्तम क्या होता है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और यह जानेंगे कि हम D9 चार्ट में डिफरेंट हाउसेस का क्या रोल है और या फिर वहाँ पर प्लेस्ड अगर जो प्लैनेट हैं वो किस तरह का रिजल्ट देंगे। तो हम अभी मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में और वहाँ यह इन बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपके साथ नए वीडियो को शेयर करने के लिए इच्छुक रहते हैं। हम मिलते हैं अब नए अपने वीडियो के साथ, जहां हम नवामसा के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।